हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसकी अब तक जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के सिलेक्टेड टॉप 60 क्वेश्चन। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है, तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि साथियों, हमने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च जो है ये पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है NaOH प्लस Cl2 का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 5 न्यूटन के एक नियत बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य 5 जूल है, तो आरोपित बल की दिशा में पिंड का विस्थापन डैश होगा। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि जो कार्य है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो आपको निकालना क्या है, विस्थापन आपको निकालना है। तो यहाँ से जब विस्थापन निकालने के लिए जो है विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा कार्य बटे बल। तो यहाँ पर जो कार्य दिया हुआ है ये कितना दिया है, तो 5 जूल जो है ये कार्य दिया हुआ है। बल कितना दिया है, तो ये भी जो है 5 जूल दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 ये कट जाएगा, तो 1 मीटर जो है ये निकल कर आ जाएगा इसका विस्थापन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना दिया है, तो 0.2 दिया है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है। तो जो आवर्धन है इसका फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर होता है इमेज मतलब जो प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो है आवर्धन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 0.2, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको निकालनी है तो ये निकालनी है, और जो वस्तु की ऊंचाई दी है ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 0.2 इंटू 5, तो इक्वल टू 10। तो जो दशमलव लगा है तो ये एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध डैश होता है। तो यहाँ पर जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ठीक है, अगर यहाँ पर कहता कि इसको जोड़ा गया है समांतर क्रम में, तब इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया श्रेणी क्रम का, तो प्रत्येक जो है R ओम प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध है ये प्रत्येक का R ओम है, तो R1 कितना है R है, प्लस R2 भी R है, तो ये निकल कर आ जाएगा 2R। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2R ओम जो है ये प्रतिरोध इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पर जो वैद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सही है या गलत, तो ये जो है गलत है। वैद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना तो कथन पहला और ना ही कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को प्रकीर्णित करते हैं, तो ये सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये भी सही है। निलंबन के कणों को अनावृत आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो ये जो है यहाँ पर गलत है। निलंबन जो है प्रकृति में अस्थिर है, तो ये सही है। पूछा गया है कि इसमें से जो है कौन सा गुण जो है निलंबन को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र मदद करता है। तो यहाँ पर जो अंतःस्रावी तंत्र है ये जो है इसमें मदद करता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा लगाया है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो तापमान में कमी है ये जो है वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। बाकी जो ये सतह क्षेत्रफल में वृद्धि तो ये बढ़ाता है, हवा की गति में वृद्धि तो ये भी बढ़ाता है, और जो आर्द्रता में कमी तो ये भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो वाष्पीकरण की दर को कौन नहीं बढ़ाता है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में गति करती है तो किस परिघटना के कारण उसका अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है उसका अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है। तो यहाँ पर जो है विषाणु इसमें जो है झिल्ली का अभाव होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो दुम्राक्ष अग्र है ये जो है सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक खाली बोतल को हवा में बंद करके पानी में डुबोया जाता है और फिर छोड़ा जाता है तो वह वापस ऊपर उछलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि डैश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ऐसा इसलिए होता है कि बोतल पर पानी का जो उत्प्लावन बल है ये बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए जो है ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता क्या है। तो यहाँ पर जो है कार्बन इसकी जो संयोजकता होती है ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं लिया है। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम जल के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जो जल है जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है, तो H2O जो है जल का सूत्र होता है, और जो जल का आणविक द्रव्यमान है ये कितना है, तो 18 ग्राम प्रति मोल जो है ये जल का आणविक द्रव्यमान है। इसमें से जो हाइड्रोजन है इसका द्रव्यमान जो है 2 है और 2 ग्राम प्रति मोल है, और जो ऑक्सीजन है ये जो है 16 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, तो पूछा गया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है सही अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ये है और ये जो ऑक्सीजन है, तो पूछा गया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो 16:2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अधातु जो है द्रव है। तो जो ब्रोमीन है ये जो है एक अधातु है और ये जो है द्रव है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता है? बताइए इसका क्या होगा आंसर। कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अलैंगिक जो प्रजनन है ये नहीं दर्शाता है? तो जो केचुआ है ये जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? तो जो त्वरण है, त्वरण साथियों जो है वेग परिवर्तन के दर को जो है दर्शाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो यहाँ पर जो पौधे हैं, पौधे साथियों जो है एक कोशिकीय नहीं है, जबकि जो पौधे हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये जो है बहुकोशिकीय होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता या करते हैं? तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये सही है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये जो है कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन एक और कथन दो ये दोनों सही है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइए इसका क्या होगा आंसर। कि कौन सा जो कोशिकांग है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है ये जो हरित लवक है ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 कूलाम आवेश को 5 वोल्ट के विभवांतर के सिरों पर ले जाने में जो किया गया कार्य है डैश ये कितना होगा? तो ये जो है किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर होता है Q इंटू V। तो दोस्तों जो Q है ये कितना दिया हुआ है, मतलब जो आवेश है ये दिया हुआ है 10 कूलाम, और जो वोल्ट दिया है मतलब जो विभवांतर दिया है ये दिया है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर जो कार्य हो जाएगा 10 पचे 50, तो 50 जूल जो है ये इसका कार्य निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर जो धारावाही चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो ये जो है सही है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन कोई बल अनुभव नहीं करते हैं, तो ये जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है केवल कथन एक सही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर जो गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का जो प्रतिरोध है ये गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, तो ये गलत है। गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का जो प्रतिरोध है जड़त्व कहलाता है, तो ये जो है इसका सही युग्म है। ठीक है, बाकी जो साथियों यहाँ पर गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का जो प्रतिरोध है ये संवेग कहलाता है, तो ये भी गलत है। गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति जो किसी वस्तु का प्रतिरोध त्वरण है ये भी गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथों में घूमते हैं, ये यहाँ पर गलत है। बाकी जो तीन ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, तो ये सही है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, तो ये भी सही है। परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, तो ये भी सही है। लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, तो ये जो है सही है। धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, तो ये भी सही है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, तो ये जो है गलत है। बाकी जो शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकदार होती है, तो ये भी सही है। तो इसका पूछा गया था यहाँ पर
कि जो कथन है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कथन है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग है ग्राइंडर में नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो एरोसोल स्प्रे है इसमें भी किया जाता है, और जो रेफ्रिजरेटर है इसमें भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलयन के कणों का आकार होता है। तो जो कण होते हैं मतलब जो किसी विलयन के जो कण होते हैं इनका जो आकार होता है ये होता है 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और जो प्रतिबिंब की दूरी है v है, इसके बीच जो संबंध डैश द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों जो दर्पण के लिए सूत्र होता है ये क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस का 1/v। ये जो है दर्पण के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं। तो ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो जो ये प्रोटोप्लाज्म शब्द है ये जो है पुरकिंजे ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन एक स्थायी यौगिक क्यों बनाता है। तो जो कार्बन है ये जो है कार्बन के छोटे आकार के कारण जो है यह प्रबल आबंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन के संबंध में गलत युग्मक का चयन करें। तो जो यहाँ पर हाइड्रा है इसमें जो है बहुखंडन होता है, तो ये जो है गलत है। बाकी जो ईस्ट है इसमें बीजाणु निर्माण है, तो ये भी सही है। प्लाज्मोडियम जो है बहुखंडन है, ये भी सही है। जो लिस्मैनिया है इसमें द्विखंडन होता है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो हाइड्रा है इसमें जो है मुकुलन होता है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मुकुलन होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा दोस्तों इसमें जो है जनन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पर जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, तो ये गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, तो ये सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 सही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कथन 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि Fe+H2O ये जब क्रिया करते हैं तो Fe3O4+H2 अभिक्रिया के लिए जो है सही संतुलित समीकरण जो है विकल्प चुने। यहाँ पर ये पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों एरो है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3Fe+4H2O की क्रिया कराने पर जो है Fe3O4+4H2O बनता है। तो ये जो है एक संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो मत्स्य और एड्स है ये जो है विषाणु के कारण होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है। तो ये जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये जो है गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापन के प्रभाव से विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो तापन के प्रभाव से जो है विसरण की दर में यह तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या होता है, तो यह जो है तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा।
अगला क्वेश्चन है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बनेगा। तो ये जो है कॉपर सेकेंड क्लोराइड के निर्माण के जो है कारण नीले हरे रंग का विलयन बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन करें और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके द्वारा जो है बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के लिए पड़ोड़ यानी कि टी, दाब पी और क्षेत्रफल जो ए के बीच संबंध क्या होगा। तो इसके बीच जो संबंध होगा ये होगा टी इक्वल टू दाब, क्या होगा टी इक्वल टू दाब गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो है इसके बीच संबंध होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा पहला, ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो जो ये फेरस सल्फेट है इसको गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम कार्बोनेट के बारे में गलत है। तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है तो ये सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है तो ये भी सही है। सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है पेट में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है तो ये जो है गलत है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है घरेलू उद्देश्यों के लिए शोधन अभिकर्मक के रूप में किया जाता है तो ये भी सही है। तो पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सा जो है कथन गलत है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका जो है गलत कथन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को निरूपित करती है। तो ये जो है विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका जो है द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो अंतर्द्रव्यी जलिका है ये जो है कोशिका द्रव्य के जो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो है पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल का कार्य करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की जो वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र को डैश के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। तो इसको जो है उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस से जो है इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर साथियों दूरदृष्टि दोष होता है तो उसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें दूर की जो वस्तुएं हैं उनको देख सकता है और जो पास की वस्तुएं हैं उनको नहीं देखी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब साथियों निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें जो है निकट की वस्तुओं को देखा जा सकता है, जो दूर की वस्तुएं होती हैं इनको नहीं देखा जा सकता है। तो इसके लिए जो दोस्तों जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातुएं लोहे में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। तो यहाँ पर जो है निकेल और क्रोमियम जो है ये जो है लोहे में मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जो है द्रव अवस्था में आए बिना एक वायुमंडल तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है ये कहाँ स्थित होता है। तो ये जो है दर्पण के सामने स्थित होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ने के लिए लाता है।
ये जो है कूपिकाएं जो है इसमें जो है छोड़ने के लिए लाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो हमने आपको बताया था पिछले जो क्वेश्चन था उसमें जो हाइड्रा है, हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गतिमान पिंड एक सीधी रेखा में प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड किस प्रकार की गति में है। तो ये जो है एक समान गति में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 ml पानी में 40 ml जो है अम्ल का विलयन है, तो आयतन द्वारा आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता की गणना करें। तो जो विलयन की सांद्रता है इसका फार्मूला होता है कि विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। तो यहाँ पर जो विलेय का आयतन है ये दिया है कितना 40 ml। ठीक है, और जो विलयन का आयतन है तो ये हो जाएगा 120 ml पानी है और जो 40 ml ये जो है अम्ल है। तो ये जो है टोटल जो है 160 ml ये जो है विलयन का आयतन हो जाएगा। तो 160 और इंटू जो है 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा और 25 चौको जो है 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 25% ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो प्रतिवर्ती चाप हैं ये तंत्रिका तंत्र के जो है किस भाग में बनते हैं। तो ये जो है मेरुरज्ज में बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक निश्चित दिशा में एक समान वेग v से जो है बल के प्रभाव में एक दूरी तय करती है। जो समान दिशा में कार्य कर रहा है बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो कार्य है कार्य का फार्मूला होता है F इंटू एस। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। S क्या है तो S जो है दूरी है, तो ये जो है इसको विस्थापन बोलते हैं। तो बल गुणे विस्थापन जो है ये कार्य का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे में विविध रंगों के पत्ते पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोटन है इसमें जो है विविध रंग के पत्ते पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्पैचुला पर नैपथलीन के जलने से डैश उत्पन्न होता है। तो ये जो है पीली ज्वाला यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े जलवाहक चैनल बनाते हैं। तो ये जो है जो वाहिकाएं और जो ट्रैकिट्स हैं ये जो है परस्पर जुड़े जो है जलवाहक चैनल बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं और जो सारे क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्लास को अच्छे से देखा है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या सल्फर। तो इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे किसी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।